तो दक्षिण भारत के राजवंश में ना ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो दक्षिण भारत के जो बाकी राजवंश बच के थे ना उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो है ना दक्षिण भारत के जो पार्ट 2 है ना उसमें है ना इन्होंने शासन कब से कब तक किया था, 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक किया था, ठीक है। तो सबसे पहले पल्लव आते हैं, उसके बाद चालुक्य आते हैं। चालुक्य में भी 3, वातापी की, वेंगी की और कल्याणी की चालुक्य, ठीक है। जैसे ही चालुक्य का शासन खत्म होता है उसके बाद राष्ट्रकूट आ जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं चोल, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था ना दक्षिण भारत के जो राजवंश है ना उसमें जब हमने सबसे पहले पढ़ा था तो उसमें चेर, चोल, पांड्या थे। तो चोल का ना उस टाइम तो है ना वो हो गया था, पतन हो गया था, लेकिन ये दोबारा आए थे, ठीक है, चोल। अब देखते हैं यहाँ पे तो जो दक्षिण भारत का एरिया है ना यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़े थे चोल थे, चोल के नीचे यहाँ पे कौन थे, पांड्या थे, ठीक है। तो चोलों के ऊपर पल्लव थे, ठीक है। इस साइड वातापी के चालुक्य थे, ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया साइड है। महाराष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर के यहाँ पे कल्याणी के, ठीक है। राष्ट्रकूट यहाँ पे हो गया और वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश का जो एरिया है ना इस साइड वाला वहाँ पे पड़ गए थे, ठीक है। तो ये थे कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी चालुक्य। तो यहाँ पे 3 थे, इनके बीच में कौन सा था, राष्ट्रकूट था, वंश था। और पल्लव है ना सबसे नीचे था, सबसे पहले ही उदय ही इसका हुआ था, ठीक है। यानी पांडवों के बाद किसका हुआ था, पल्लव का हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे तो क्या था, चेर था, यहाँ पे था हमारा पांड्या, ठीक है। इनके बाद हुआ था पल्लव, पल्लव के बाद फिर आए थे हमारे उसके तीनों ये चालुक्य, फिर आए थे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़ लेते एक बार। 5वीं शताब्दी में तो पल्लव वंश आए थे, 6वीं से लेकर 7वीं तक वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी में कल्याणी के भी चालुक्य आए थे और राष्ट्रकूटों के भी जो वंश था ना वो भी उन्होंने ही एक साथ क्या कर लिया था, अपनी स्थापना करवा ली थी, ठीक है। तो इस साइड तो ना कल्याणी के चालुक्य चल रहे थे और उस साइड राष्ट्रकूट वंश आगे बढ़ रहा था, ठीक है। फिर 9वीं शताब्दी में चोल वंश आ गया था, दोबारा आया था, ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ लेते एक बार। तो पहले पढ़ते हैं पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। तो पल्लव वंश, सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लव वंश का उदय हुआ था, ठीक है। तो पूछ रहे पल्लव वंश का उदय कैसे हुआ था, जो सातवाहन वंश था ना उसके पतन के बाद क्या हुआ था, इसका उदय हुआ था। पल्लव जो वंश था ना कृष्णा नदी के दक्षिण में था, ठीक है। तो यहाँ पे ना कृष्णा नदी बहती है, देखो यहीं पे ना आसपास है ना कृष्णा नदी बहती है। तो यहाँ पे ना कृष्णा नदी ऐसे ऐसे बह के जाती है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सा पड़ गया, पल्लव, ठीक है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सा था, पल्लव वंश। इसकी राजधानी कांची या कोंडा, कोंडा का क्या अर्थ होता है, विजय, कांची या कोंडा का अर्थ क्या होता है, विजय होता है, ठीक है। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी होगी, कांची या कोंडा, ठीक है। इनकी जो राजभाषा थी ना वो क्या थी, संस्कृत राजभाषा थी इनकी, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, तो कौन कौन से पढ़े वो देख लेते हैं दोबारा। पल्लव का उदय कैसे हुआ था, सातवाहन वंश के पतन के बाद इनका उदय हुआ था, ठीक है। इनकी राजधानी कांची या कोंडा जिसका अर्थ है विजय, ठीक है। जो है पल्लव वंश है ना कृष्णा नदी के क्या था, दक्षिण में स्थित था, ठीक है। इनकी राजभाषा संस्कृत। अब देखते हैं इनके संस्थापक और लास्ट वाला। इसका जो संस्थापक है ना बप्पादेव को माना जाता है, किसका, पल्लव देव का। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो सिंह विष्णु को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बनते हैं कि संस्थापक तो है ना बप्पादेव थे, ठीक है। उन्होंने ना पल्लव वंश की है ना नींव तो रख दी थी, लेकिन है ना एग्जैक्ट जो था ना वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु के द्वारा माना जाता है पल्लव की वंश की नींव आगे। अब देखते हैं इस वंश में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए ना वो पढ़ लेते हैं। पहले हुआ था सिंह विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो ये है ना सारे बस एक बार 2 बार पढ़ोगे ना तभी हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकंड आया था, फिर थर्ड आया था, ठीक है। तो ये 3 लगातार आए थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर लास्ट में आया था अपराजित वर्मन, ठीक है। तो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं जिसके बारे में है। तो पहले आया था सिंह विष्णु, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, हमने देखा था। वास्तविक संस्थापक था किसका, पल्लव वंश का, ठीक है। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था, वैष्णव धर्म का क्या था, ये अनुयायी था। इसके दरबार में ना भारवी रहता था, ठीक है, लेखक रहता था, जिसकी रचना क्या थी, मैंने बताया था भारवी की रचना कौन सी थी। इससे पहले जब हमने ना गुप्त काल का वो पढ़ा था ना तो उसमें ना हमने कुछ है ना वो उसके पढ़े थे, कवियों के नाम पढ़े थे। तो उसमें भारवी का नाम भी था, ठीक है, जिसने क्या लिखी थी, किरारता जुर्नियम लिखी थी, ठीक है, किरारता जुर्नियम लिखी थी, ठीक है, जिसकी रचना भारवी की। इसके काल में ही वराह मंदिर का निर्माण हुआ। तो पूछ ले वराह मंदिर का निर्माण है ना किसके समय में हुआ था, तो सिंह विष्णु के समय में हुआ था। सिंह विष्णु ने प्रतापी शासक था जिसने चेर, चोल, पांडे वंश को क्या कर दिया था, हराया था, ठीक है। तो इसने ना चेर, चोल, जो पांडे तीनों वंश को इकट्ठा हराने वाला कौन सा था, हमारा सिंह विष्णु था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर आया था महेंद्र वर्मन आया था इसके बाद, ठीक है। हमने देखा था सिंह विष्णु के बाद कौन आया था, महेंद्र वर्मन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में। ये था ना वैसे तो ना कवि था और संगीतज्ञ था, ठीक है। पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल एक संत थे कौन, अपर, उनके प्रभाव में आकर इसने क्या कर लिया था, शैव धर्म को अपना लिया था, यानी शैव धर्म का अनुयायी बन गया था ये, ठीक है। पहले तो जैन धर्म का था, बाद में किसका हो गया था, शैव धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। फिर महेंद्र वर्मन के काल में चालुक्य के है ना
पुलकेशिन द्वितीय, मतलब कि जब पल्लव के बाद कौन आते हैं, चालुक्य आते हैं, ठीक है। तो उसमें से है ना चालुक्य के है ना पुलकेशिन द्वितीय आते हैं, उसने आक्रमण किया था महेंद्र वर्मन पर और महेंद्र वर्मन को क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। यहीं से पल्लव और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना चालुक्य के है ना पुलकेशिन द्वितीय ने किस पे हमला किया था, तो महेंद्र वर्मन पे ही किया था। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों की आपस में दुश्मनी चालू हो गई थी, ठीक है। पल्लव काल की सबसे प्रमुख जो रचना है ना मत विलास पर हसन मानी जाती है, ठीक है। तो ये लास्ट में कर लेना इस वाले को चाहे। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। तो यहाँ से तो ये वो हो गया था, ये क्या था, कवि संगीतज्ञ था, पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में क्या हो गया था, शैव धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। इसने ना बाद में किससे प्रभावित होकर इसने ना अपना धर्म बदला था, तो तमिल संत अपर से प्रभाव में आकर, ठीक है। फिर हमने देखा था महेंद्र वर्मन बनाना चालुक्य शासक थे ना पुलकेशिन द्वितीय, वो हमला कर देता और महेंद्र वर्मन को हरा देता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन के ना 3 आते हैं, तो हम इसमें ना सिर्फ फर्स्ट का और सेकंड का पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में अपराजित वन, ये जो थर्ड है ना वो नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन का देखते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये पूरे पल्लव वंश का ना सबसे शक्तिशाली शासक था कौन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था, पराजित कर दिया था। महेंद्र वर्मन को ना जब पुलकेशिन द्वितीय ने ना महेंद्र वर्मन पर हमला किया था ना, तो इसको हरा दिया था, लेकिन है ना इस पुलकेशिन द्वितीय का बदला किसने लिया था, नरसिंह वर्मन ने लिया था। नरसिंह वर्मन ने क्या कर दिया था, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, खुद को वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, किसने, नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। इसके काल में हेनसांग ने ना कांची में प्रवेश किया था, ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण है ना नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला मंदिर, ठीक है। तो महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। एकाश्म मंदिर है या एकाश्म मंदिर है ना, वे मंदिर होते हैं जो है ना मतलब कि एक ही पहाड़ी में, जैसे एक पहाड़ी है पूरी, ठीक है, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काट कर है ना एक ही मंदिर में बनाए जाते हैं, यानी एक ही पहाड़ी से ना एक मंदिर बनाया जाता है, उसको एकाश्म पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो यानी है ना जैसे ये नहीं होता मंदिर बना रहे हैं तो है ना जैसे 2-3 या पहाड़ी को काट के फिर अलग बना देना, तो वो वाला काम नहीं है इसमें। इसमें क्या है, एकाश्म पहाड़ी में ये होता है कि एक ही पहाड़ी को ऊपर से लेकर नीचे तक काट कर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है, एक ही पहाड़ी में। तो रथ मंदिरों को ना क्या कहा जाता है, इनको ना 7 पैगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि ना रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है, तो ठीक है। तो 7 पैगोडा का मंदिर या फिर रथ मंदिर किसने निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला है। फिर देखते हैं नरसिंह द्वितीय, वर्मन द्वितीय के बारे में। इसके समय को ना शांति का शासनकाल माना जाता है, ठीक है, यानी नरसिंह वर्मन के जो टाइम पीरियड था ना उसको क्या माना जाता है, शांति का शासनकाल माना जाता है। इसके समय में स्थापत्य कला का भरपूर विकास, यानी जो स्थापत्य कला थी ना उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था नरसिंह द्वितीय के समय में, ठीक है। स्थापत्य कला का विकास का जो मतलब कि ना यूज़ कहाँ कहाँ हुआ था वो देखते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर था एक, तो बैकुंठ पेरूमाला मंदिर था, कैलाश मंदिर जिसको ना राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। कैलाश मंदिर को क्या बोला जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। इन तीनों ही मंदिरों में क्या हुआ था, स्थापत्य कला का भरपूर यूज़ हुआ था, ठीक है। इन्हीं मंदिर के निर्माण से द्रविड़ सभ्यता कला की शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। पहले तो स्थापत्य कला थी इन मंदिरों में, लेकिन इन मंदिरों में ना स्थापत्य कला के बाद है ना एक शैली, एक कला और विकसित हुई थी, उसका क्या नाम था, द्रविड़, ठीक है। इसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक दंडी रहता था, ठीक है। दंडी की रचना की थी देश कुमार चरित्र, ठीक है। तो हमने देखा था नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन था, आया था हेनसांग आया था, ठीक है, मतलब कि उस टाइम पीरियड में आया था, दरबार में नहीं आया, मतलब कि कांची में सिर्फ प्रवेश किया था, ठीक है। और क्या था यहाँ पे है ये नरसिंह द्वितीय के टाइम पे कौन आया था, तो दंडी आया था, ठीक है। यानी इसके जो दरबार में है ना कौन सा प्रसिद्ध लेखक रहता था, तो दंडी रहता था, जिसकी रचना क्या थी, देश कुमार चरित्र थी, ठीक है, देश कुमार चरित्र, ठीक है। फिर इस वंश का जो अंतिम शासक है ना, यानी नरसिंह है ना द्वितीय के बाद कौन आता, तृतीय आता है। फिर लास्ट में होता अपराजित वर्मन आता, ठीक है। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। यानी पल्लव साम्राज्य को है ना बाद में ना जो चोल शासक आते हैं ना, राष्ट्रकूटों के बाद कौन सा आता है, चोल वंश, उसको है ना पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में किसे मिला लिया था, चोल शासकों ने मिला लिया था, ठीक है। तो यहाँ से ये है ना कंप्लीट हो गया है पल्लव वंश, ठीक है। एक बार है ना नोट्स में देख लेते हैं, छोटे नोट्स में ये देखो, ये हैं दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। कौन कौन से राजवंश थे, पहले पल्लव आए, फिर वातापी वेंगी के चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूट आए, फिर कल्याणी के चालुक्य आए, फिर चोल वंश आए थे, ठीक है। पहले इन चोल वंश के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो पल्लव वंश था ना, सातवाहनों के बाद क्या हुआ था, इनका उदय हुआ था, ठीक है। सातवाहन का जब पतन हो गया था ना उसके बाद इनका उदय हुआ था। कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सा वंश था, पल्लव वंश था। इनकी राजधानी कांची या कोड़ा, जिसका क्या अर्थ था, विजय अर्थ था। इनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृति, ठीक है। इनका संस्थापक कौन था, वैसे तो पप्पादेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, सिंह विष्णु को माना जाता है, ठीक है। फिर हमने इसके प्रमुख राजा देखो, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर लास्ट में अपराजित जो कि अंतिम शासक था, ठीक है। सिंह विष्णु क्या था, इनका वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में एक बार।
फिर आता है, सबसे पहले आता है सिंह विष्णु आता है, जो कि सबसे प्रतापी शासक होता था, वैष्णव धर्म का क्या था, अनुयायी था। इसके दरबार में कौन आता है, भारवी आता है, जिसकी रचना क्या थी, किरारता जूनियम थी। ठीक है, किरारता जूनियम किसकी थी, भारवी की थी। ठीक है, किरारता जूनियम भारवी की। इसने ना ब्रह्मा मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, चोर चोल पांडे को हराया था, किसने, सिंह विष्णु ने। ठीक है, तो यहाँ से ना भारवी का और ब्रह्मा मंदिर का याद रख लेना। ठीक है, महेंद्र वर्मन के बारे में देखा था, ये क्या था, कवि था। ठीक है, और संगीतज्ञ था। ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में क्या हो गया था, शैव धर्म का क्या बन गया था, ये अनुयायी हो गया था। और किससे प्रभावित होकर इसने अपनाया था, तो तमिल संत था, जिसका क्या नाम था, अपर नाम था, उससे प्रभावित होकर इसने शैव धर्म को अपना लिया था। महेंद्र वर्मन और है ना चालुक्य के कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय। इनके बीच है ना आपस में दोनों के बीच युद्ध होता है, तो पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और ये हार जाता है। ठीक है, फिर आगे चलकर है ना नरसिंह वर्मन है ना इसका बदला लेता है। ठीक है, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से बदला लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना युद्ध होता है, नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय में। इस बार पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाता है, हार जाता है और नरसिंह वर्मन जीत जाता है। नरसिंह वर्मन जैसे ही जीतता है ना, अपने आप को कौन सी उपाधि देता है, वातापी कोंड की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, नरसिंह जो वर्मन था ना पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसके समय में हेनसांग काची में प्रवेश किया था इसने। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने ना रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहाँ पे, महाबलीपुरम में एकाश्म पहाड़ी थी, मंदिर था, एकाश्म मंदिर था ये। ठीक है, सप्त मंदिरों की संख्या, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी, 7 थी, इसलिए इसको सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त पगोड़ा मंदिर के जो था ना, सप्त पगोड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, फिर हमने देखा था सेकंड वाले के में। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो सेकंड आया था वो शांति का शासन काल था, स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ था। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी नरसिंह वर्मन के टाइम भी हुई थी। द्रविड़ कला में जो स्थापत्य कला थे ना, उनमें कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे, मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दरबार में कौन आया था, तो दंडी आया था, सॉरी दरबार में कौन रहता था, तो दंडी रहता था, जिसकी रचना क्या है, देश कुमार चरित्र है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बाद में है ना पल्लवों को ना चोल शासकों ने विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के बाद आए थे ये वाले। पल्लवों की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है ना, प्रमुख रचना कौन थी, मतविलास प्रहसन थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट पल्लव वंश के हमने देख लिया, सिंह विष्णु के बारे में, महेंद्र वर्मन के बारे में जिसका बदला फिर बाद में आगे नरसिंह वर्मन ने लिया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहता था और नरसिंह वर्मन के दरबार में दंडी रहता था, जिसकी रचना क्या थी कि देश कुमार चरितम थी और भारवी की किरातानुजनियम थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पल्लव वंश का कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं आगे। पल्लवों के बाद कौन आए थे, चालुक्य आए थे। कौन कौन से चालुक्य, वातापी, वेंगी और उसके कल्याणी के। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पल्लव वंश के बाद वातापी के चालुक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य के बारे में। ठीक है, तो आए थे वातापी के चालुक्य। जिन चालुक्य ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था ना, वे क्या कहलाए थे, वातापी के चालुक्य। यानी चालुक्य तो थे ही, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वातापी को, तो ये क्या कहलाए थे, वातापी के क्या कहलाए थे, चालुक्य कहलाए थे। ठीक है, तो इसे ये इतना ही है। अब देखते हैं आगे। इस जो वातापी के जो चालुक्य थे ना, इस वंश के जो प्रमुख राजा कौन कौन से थे, सबसे पहले आए जयसिंह, फिर पुलकेशिन फर्स्ट, फिर द्वितीय भी आया था, फिर विक्रमादित्य फर्स्ट, फिर विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य यहाँ पे फर्स्ट आया था, यहाँ पे लास्ट में से विक्रमादित्य सेकंड आया था। और लास्ट कौन सा था इस वंश का शासक, कीर्तिवर्मन सेकंड था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले जयसिंह फिर लास्ट का कीर्तिवर्मन। यहाँ पे पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये वही है जिसने क्या किया था, नरसिंह वर्मन को, जिसने है ना पहले तो क्या किया था, महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, लेकिन फिर खुद बाद में हार गया था, किससे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से। ठीक है, यही पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इन सभी राजाओं के बारे में। पुलकेशिन जो द्वितीय है ना, इसकी राजधानी ना वादामी या वातापी को बनाया था। हमने बताया था इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वादामी या वातापी को बनाया था। ठीक है, पुलकेशिन जो फर्स्ट था ना, इसके बाद कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय राजा बनता है। ठीक है, तो जयसिंह ने तो क्या की थी, वातापी के वातापी जो वंश था ना, चालुक्य वंश था, उसकी नींव रखी थी, किसने, जयसिंह ने नींव रखी थी। ठीक है, फिर बाद में क्या था, पुलकेशिन द्वितीय आए थे। इसने ना सिर्फ इसके बारे में इतना बताया गया, इसने इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, बादामी या वातापी को इसने राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर आता है पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय होता है ना, ये कीर्तिवर्मन का पुत्र होता है। ठीक है, कीर्तिवर्मन का पुत्र होता है यहाँ पे, तो पुलकेशिन द्वितीय किसका, कीर्तिवर्मन का पुत्र होता है। फिर बाद में ना कीर्तिवर्मन सेकंड भी आता है। ठीक है, जो अंतिम शासक होता है इस वंश का। ठीक है, अब देते हैं पुलकेशिन द्वितीय। हमने पढ़ा था इसने महेंद्र वर्मन को हराया था और खुद किससे हार गया था, नरसिंह वर्मन से। ठीक है, इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम वंश, पुष्य भूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हमने ना एक ना वो था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय और है ना हर्षवर्धन के बीच है ना लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो है ना इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में दिखा देती हूँ, ये रहा।
हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में युद्ध होता है कब? 634 से लेकर 635 तक काफी नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो हर्षवर्धन को इसमें हरा देता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय इसमें हरा देता है इसको। ठीक है, तो उसके बाद हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है? अपने आप को परमेश्वर की उपाधि देता है। ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। तो पूछ ले, जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, इसका वर्णन है ना कौन सी बुक में? तो इसका वर्णन है ऐहोल अभिलेख में। जो किसने लिखी थी? वो लिखी थी रवि कीर्ति वर्मा ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखते हैं आगे, ये हो गया पुलकेशिन द्वितीय। अब आते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट, तो उनके बारे में थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है, वो देख लेते हैं। ये पुलकेशिन द्वितीय का भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार और है अभी इसमें, यहाँ से पढ़ लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, तो जो वेंगी था ना, बाद में क्या कहलाता है? वेंगी चालुक्य कहलाता है। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य भी आते हैं। ठीक है, जिसका शासक कौन था? विष्णुवर्धन था। वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? भाई था। ठीक है, तो इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव किसने रखी थी? विष्णुवर्धन ने रखी थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। ठीक है, क्योंकि जो वेंगी था ना साम्राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश में, वो किसने जीता था? पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण कर, यानी जो पल्लव वंश था ना हमारे, उससे पहले उस पर आक्रमण कर महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। हमने देखा था सबसे पहले किस पे आक्रमण किया था? जिसने महेंद्र सिंह बर्मन पर आक्रमण किया था, उसको हरा दिया था। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने लिया था। कब? पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर। ठीक है, यानी जो हमने देखा था महेंद्र सिंह वर्मन पहले तो मतलब कि महेंद्र सिंह वर्मन को हरा देता है, महेंद्र वर्मन को, फिर क्या था? नरसिंह वर्मन ने इसको हरा दिया था। लेकिन इसमें ना मदद ली थी इसने किसकी? जो श्रीलंका के एक राजा थे उनकी, सिंघल, उनके साथ मिलकर हराया था। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद उसकी राजधानी बदामी पर कब्जा कर लिया था। किसने? जो था ना नरसिंह वर्मन, उसने ना जो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन थी? बदामी, उस पर कब्जा कर लिया था। तथा विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने अपने आप को वातापी कौन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। फिर है ना उसके बाद है ना कौन आता है? जो था ना यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बाद आता है हमारा, हमने जय सिंह के बारे में पढ़ा नहीं था क्योंकि ये संस्थापक था। ठीक है, फिर पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में पढ़ा, सेकंड के बारे में। अब पढ़ेंगे विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में। ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट था ना, इसके बाद अगला शासक बना था। ठीक है, किसके बाद? जो पुलकेशिन द्वितीय थे। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है कि जिसने ना 654 में ना इन पल्लवों से बदला ले लिया था। बाद में पहले तो बदला किसने ले लिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ना बदला जो था ना, बल्कि जो पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। तो इसका बदला किसने ले लिया था? विक्रमादित्य प्रथम ने ले लिया था आगे चलकर। ठीक है, फिर विक्रमादित्य के बाद आते विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड भी हुआ था। ठीक है, इस शासक का जो मतलब कि इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था। ठीक है, जिसने दंती दुर्ग के राजा थे ना, दंती दुर्ग ने पराजित किया था। यानी कीर्तिवर्मन को पराजित किसने किया था? दंती दुर्ग ने पराजित किया था। और दंती दुर्ग ने किस वंश की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ये बनता है कि बस इतना से ये बनता है कि पहले वाला शासक कौन था हमारा? जयसिंह था। लास्ट कौन था? कीर्तिवर्मन था। ठीक है, कीर्तिवर्मन को हराया किसने था? दंती दुर्ग ने हराया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हरा के किस वंश की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक बार वातापी की चालुक्य हमें शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। तो वातापी की जो चालुक्य थे ना, इसके प्रसिद्ध राजा कौन कौन से थे? सबसे पहले जयसिंह आया, फिर पुलकेशिन फर्स्ट आया, फिर पुलकेशिन द्वितीय आया, विक्रमादित्य फर्स्ट आया, विनयादित्य आया, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन। ठीक है, तो इसमें हमने पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में और विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका संस्थापक जयसिंह था, वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट था। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना ही है। अब देखते हैं आगे। पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में क्या था? बस इसकी राजधानी कौन सी थी? बदामी या वातापी थी। ठीक है, जिस पर किसने वो कर लिया था? कब्जा कर लिया था? नरसिंह वर्मन ने कर लिया था आगे चलकर इन्हीं की राजधानी पर। ठीक है, फिर पुलकेशिन द्वितीय आता है, जो कि कीर्तिवर्मन का क्या होता है? पुत्र था। ठीक है, कीर्तिवर्मन का पुत्र कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसका जो दो पश्चिम गंग वंश, कदम वंश, पुष्यभूति वंश के शासक थे ना हर्षवर्धन, उसको क्या किया जाता? पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का जो है ना वर्णन है ना, वो कहाँ से मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ये ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का क्या है? वर्णन है। ऐहोल अभिलेख है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो बस यहाँ से इतना कर लेना। फिर बाद में हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने ना वेंगी जो था ना आंध्र प्रदेश, उसको जीत कर ना अपने भाई है ना विष्णुवर्धन को दे दिया था और यहाँ वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इसी विष्णुवर्धन ने आगे चलकर ना वेंगी जो था ना, वेंगी राज्य। ठीक है, तो वेंगी चालुक्य की नींव किसने रखी थी? विष्णुवर्धन ने रखी थी।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, इसका युद्ध होता है, यानी कि इसके साथ महेंद्र सिंह वर्मन पर फर्स्ट पर क्या कर देता है, ये आक्रमण कर देता है और उसको हरा देता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो महेंद्र सिंह वर्मन का बदला आगे इसका पुत्र कौन लेता है? नरसिंह वर्मन लेता है। ठीक है। किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय को। इस बार ये इसको हरा देता है। ठीक है, इसको पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है। और है ना, खुद क्या कौन सी उपाधि धारण कर लेता है? कौन सी? वातापी की कौन की उपाधि धारण करता है? नरसिंह वर्मन। ठीक है। इसने ना श्रीलंका के एक राजा थे सिन्हल, उनका ना वो लिया था, साथ लिया था। ठीक है। तो पूछ रहे इसने ना किसकी मदद ली थी? श्रीलंका के राजा की। ठीक है। फिर बाद में जो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी हमने देखी थी क्या थी? जो बादामी थी ना, उस पर कब्जा किसका हो जाता है? नरसिंह वर्मन का कब्जा हो जाता है। फिर इसके बाद होता है विक्रमादित्य, जो पल्लवों से बदला लेता है। किसका? जब नरसिंह वर्मन ने ना पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था ना, तो उसका बदला कौन लेता है? आगे विक्रमादित्य लेता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर लास्ट जो शासक था ना कीर्तिवर्मन द्वितीय, वो उसको ना किसने हराया था? दंती दुर्ग को हराया। ठीक है। मतलब कि दंती दुर्ग और कीर्तिवर्मन सेकंड और दंती दुर्ग के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। इसने ना मतलब कि दंती दुर्ग तो जीत गया था, कीर्तिवर्मन क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है। फिर दंती दुर्ग ने आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश की क्या कर दी थी? नींव रखी थी। ठीक है। तो अब देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। ये है हमारा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो वंश था ना हमारा, मतलब कि ये थी जो नदी जा रही थी ना, यहाँ पे कृष्णा नदी जा रही थी, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी, यहाँ पे कृष्णा नदी, दोनों जहाँ पे ये आ रही। ठीक है। तो ऊपर तो राष्ट्रकूट वंश था, नीचे वातापी की, यहाँ पे वेंगी के। ठीक है। पूर्वी चालुक्य कौन थे? वेंगी थे। और जो इस साइड वाला जो पश्चिम चालुक्य कौन थे? ये कल्याणी थी। ठीक है। पश्चिम चालुक्य ये वाले हुए। राष्ट्रकूट यहाँ पे ऊपर था। ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के ना ये मैप यहाँ पे है। अब देखते हैं आगे। तो राष्ट्रकूट वंश के ना जो प्रमुख राजा हुए थे वो कौन थे? दंती दुर्ग। हमने देखा था ना कि जो उसके वातापी के जो चालुक्य थे ना, लास्ट कौन सा था? कीर्तिवर्मन था, है ना, उसको हरा दिया था। वातापी के चालुक्य को जो था लास्ट कौन था? कीर्तिवर्मन। उसको किसने हराया था? दंती दुर्ग ने। और किसकी नींव रखी थी? राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ना, मेन देखते हैं। दंती दुर्ग था पहले, फिर श्री कृष्ण प्रथम आया, फिर गोविंद सेकंड, ध्रुव वन, गोविंद थर्ड, अमोधवर्ष और कृष्ण थर्ड आया था। ठीक है। तो कृष्ण फर्स्ट भी आया था, कृष्ण थर्ड भी, गोविंद सेकंड, गोविंद थर्ड, ध्रुव वन। ठीक है। तो ये थोड़े से वैसे याद होंगे, 3-4 बार करेंगे ना, मेन है ना, वही करेंगे सिर्फ। ठीक है। तो सबसे पहले दंती दुर्ग ने चालुक्य के अंतिम शासक कौन थे? चालुक्य का तो कीर्तिवर्मन था। कौन से चालुक्य? बादामी के चालुक्य कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की क्या करी थी? नींव रखी थी। दंती दुर्ग की ना राजधानी पूछी जाती है, देखिए मान्यखेत है ना, किसकी राजधानी? तो राष्ट्रकूट का वंश, राष्ट्रकूट का एक शासक था। कौन? दंती दुर्ग, उसकी राजधानी थी मान्यखेत। ठीक है। तो दंती दुर्ग की राजधानी मान्यखेत। यहाँ से बस इतना ही। कृष्ण प्रथम के बारे में ये बताया जाता है कि जो है ना एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, उसका निर्माण है ना कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। किसने? श्री कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। श्री कृष्ण के बारे में इतना पढ़ेंगे। गोविंद द्वितीय के बारे में कुछ ज़्यादा बात है नहीं। जो ध्रुव प्रथम है ना, उसका ये है कि जो ध्रुव वन है ना, धारावर्ष के ना नाम से जाना जाता था। ठीक है। ध्रुव वन धारावर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यही है ना ध्रुववर्ष है ना, एक है ना समझौता होता है, त्रिपक्षीय समझौता होता है, उसमें शामिल था ये राष्ट्रकूटों की साइड से। ठीक है। तो मतलब कि ना जब हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसकी जो राजधानी है ना कन्नौज, उस पर है ना कोई भी नहीं बैठता उसके सिंहासन पर। ठीक है। कन्नौज के सिंहासन पर कोई नहीं बैठता, तो उसके लिए है ना एक युद्ध होता है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, तो उसको है ना त्रिपक्षीय समझौता बोला जाता है। तो उसमें ना ध्रुव वन भी था। ठीक है। आगे पढ़ लेंगे त्रिपक्षीय समझौता जब करवाऊंगी। ठीक है। फिर गोविंद है ना, हमने दंती दुर्ग के बारे में पढ़ा, श्री कृष्ण फर्स्ट के बारे में, इसके बारे में कुछ है नहीं, इसको धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। अब गोविंद थर्ड के बारे में देख लेते हैं। सबसे महाप्रतापी शासक था जिसने पल्लव, पांडे, केरल, प्रतिहार, गंग शासकों को क्या गया था? पराजित किया था। ठीक है। इससे यहाँ से बस इतना ही है। अब देखते हैं अमोधवर्ष। इसने ही मान्यखेत को राजधानी बनाया था। कन्नड़ भाषा में कविराज की मार्ग की रचना की थी। किसने? अमोधवर्ष। तो अमोधवर्ष के ना रचना का क्या नाम है? कविराज है, कविराज मार्ग है। ठीक है। जो कि कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। बस इतना ही। इसकी भी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत ही थी। ठीक है। फिर कौन सा लास्ट आता है हमारा? कृष्ण द्वितीय। ठीक है। इसने रामेश्वरम में ना विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। तो पूछ ले, विजय स्तंभ और ना रामेश्वरम में ना विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने की थी? कृष्ण द्वितीय ने की थी। ठीक है। इसके दरबार में ना एक कवि रहता था जिसका क्या नाम था? पौन। उसकी रचना क्या थी? शांति पुराण थी, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। तो यहाँ से है ना ये सारे शासक कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से ना ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कविराज की किसने लिखी थी? अमोधवर्ष ने, ये याद रखना। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स में जल्दी रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट को। हमने देखा था ना कि जो कीर्तिवर्मन सेकंड ने ना, कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया था? तो दंती दुर्ग ने हरा दिया था। ठीक है। और किसकी नींव रखी थी? राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के ना कौन कौन से शासक हुए थे? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद सेकंड, ध्रुव वन, गोविंद थर्ड, अमोधवर्ष और कृष्ण
तृतीय हुआ था। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने क्या की थी, राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक था ये। ठीक है, इसकी राजधानी है सिर्फ मान्यखेत थी। ठीक है, फिर हमने श्री कृष्ण के बारे में बस एक ही बात पढ़ी थी कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर था ना, उसका निर्माण श्री कृष्ण ने करवाया था। ठीक है, एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा कर। ठीक है, गोविंद थर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा बात है नहीं। ध्रुव प्रथम के बारे में सिर्फ इतना है कि धारावर्ष के नाम से किसको जाना जाता था, ध्रुवर्ष को जाना जाता था। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौते में भी शामिल था कौन, ध्रुवर्ष। ठीक है, इस त्रिपक्षीय समझौते को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, फिर आया था गोविंद थर्ड, जो कि महाप्रतापी शासक था। इसके बारे में सिर्फ इतना है कि इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग वंश के सभी शासकों को हराया था। किसने, गोविंद थर्ड ने। अमोद वर्ष के बारे में ये है कि इसकी राजधानी भी मान्यखेत थी। दंती दुर्ग की भी राजधानी क्या थी, मान्यखेत। अमोद वर्ष की भी राजधानी मान्यखेत है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, कवि राजमार्ग है, जो कि कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में है, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, अमोद वर्ष के बाद आते हैं कृष्ण थर्ड। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने रामेश्वर में ना विजय स्तंभ और देवालय की रचना करवाई थी। किसने, कृष्ण थर्ड ने। ठीक है, तो रामेश्वर में ना विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने करवाई थी, कृष्ण तृतीय ने करवाई थी। ठीक है, इसके दरबार में कौन रहता था, एक पौन कवि नाम का व्यक्ति रहता था। ठीक है, तो कौन सा कवि रहता था, पौन कवि रहता था इसके दरबार में। ठीक है, जिसकी रचना कौन सी थी, शांति पुराण थी। ठीक है, पौन की रचना शांति पुराण थी। ठीक है, अमोद वर्ष की कौन सी थी, कवि राजमार्ग थी। ठीक है, तो यहाँ से दो ही हो गया। अब देखते हैं आगे। एलोरा का है ना, यहाँ पे ये रह गया। एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण है ना राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, एलोरा या फिर, क्योंकि हमने देखा था एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या था, राष्ट्रकूट के वंश में इन जो मंदिर है ना या गुफाओं का निर्माण सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे हुआ था, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में ना 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफा है, 13 से 39 तक हिंदुओं की गुफा है और 30 से 34 तक जैनों की गुफा है। ठीक है, तो है ना कि पूछ ले एलोरा में ना कितनी तरह की गुफाओं का वर्णन किया गया है, तो 34 तरह की गुफाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 12 पहली है ना बौद्धों की है, 12 से, फिर 12 से लेकर 39 तक हिंदू की है। ठीक है, फिर 30 और 34 में जैनों की है। ठीक है, 30-34 है, ये सीक्वेंस नहीं बता रही मैं, सिर्फ इतना बता रही हूँ। 1 और 12 में बौद्धों की गुफा है, 13-39 में हिंदू की गुफा है, 30 जो है ना 30 और नंबर और 34 नंबर में जैनों की गुफा है। ठीक है, तो यहाँ से ये है। तो हमने ये देख लिया राष्ट्रकूट वंश का ना, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हमने 34 देखी, पहली 12वीं में बौद्धों की गुफा है, 12वीं से 12, 13 और 39 में हिंदू की, 30-34 में जैन की। ठीक, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रवंश भी कंप्लीट। फिर राष्ट्रवंश के बाद कौन से आते हैं, तो राष्ट्रवंश के बाद आते हैं हमारे वेंगी के चालुक्य आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेंगी के चालुक्य कौन था। वेंगी हमने देखा था ना, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। ठीक है, वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, तो विष्णुवर्धन ने ही वेंगी चालुक्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो देखते हैं पूर्वी चालुक्य को ना वेंगी चालुक्य कहा जाता था। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पे जो मैप में, तो जो यहाँ पे पूर्व एरिया है यहाँ पे कौन थे, वेंगी थे, तो इसको क्या कहा जाता था, पूर्वी चालुक्य कहा जाता था। ठीक है, वातापी के तो यहाँ पे थे, कल्याणी के ऊपर थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पुलकेशिन द्वितीय के भाई जो थे ना विष्णुवर्धन वर्षन ने इस वंश की क्या करी थी, नींव रखी थी। ठीक है, वेंगी के जो थे ना विष्णुवर्धन, उन्होंने क्या की थी, वेंगी चालुक्य वंश की नींव रखी थी। विष्णुवर्धन की राजधानी की थी वेंगी थी। ठीक है, तो उनकी जो राजधानी थी वेंगी थी, उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया थी उन्होंने, वेंगी चालुक्य अपने वंश का नाम रख दिया था। ठीक है, विष्णुवर्धन की एक पत्नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक आयना महादेवी, जिसने ना जैन मंदिर, विजयवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना उसका निर्माण करवाया था। किसने, आयना महादेवी ने। तो पूछ ले आयना महादेवी किसकी पत्नी है, तो विष्णुवर्धन की पत्नी है। ठीक है, जो कि जैन मंदिर विजयवाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा, तो विष्णुवर्धन जिसने जैन मंदिर विजयवाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं वेंगी के चालुक्य कौन कौन से। तो वेंगी के चालुक्य के जो शासक थे ना, यही थे कि सबसे पहले जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय। ठीक है, विष्णुवर्धन पहले तो हमारा यही हो गया था खुद, और द्वितीय भी आया था, फिर जयसिंह फर्स्ट आ गया था, तो सेकंड भी आ गया था। ठीक है, विष्णुवर्धन सेकंड भी आया था और थर्ड भी आया था। ठीक है, तो जयसिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन सेकंड, जयसिंह सेकंड, विष्णुवर्धन सेकंड। इस वंश का ना सबसे महान जो प्रतापी शासक था ना, वो विजयादित्य थर्ड था। ठीक है, इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महान शासक घोषित किया था। ठीक है, सबसे लास्ट वाला भी यही था। ठीक है, तो है ना वेंगी चालुक्य के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना कि इस वंश की नींव किसने रखी थी, विष्णुवर्धन ने रखी थी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने जीत कर किसको, अपने भाई को सौंप दिया था, वेंगी राजे को। ठीक है, फिर हमने देखा था इसकी पत्नी कौन थी, आयना महादेवी थी, जिसने ना विजयवाड़ा का जैन मंदिर के निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आयना महादेवी ने किसका निर्माण करवाया था, तो जैन मंदिर विजयवाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देख फिर यहाँ पे था कि जो वेंगी था ना, उसी में एक ये है कि प्रमुख पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का कार्य है ना चालुक्य के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, तो पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है ना चालुक्य के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो फिर वेंगी के बाद है ना, यहाँ से देख लेते हैं, शॉर्ट नोट देख लेते हैं एक बार।
वेंगी के चालुक्य में शासक देख लिए थे जयसिंह वर्मन, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन थर्ड। ठीक है, तो जो वेंगी के चालुक्य थे ना, विष्णुवर्धन ने क्या की थी, इसकी नींव रखी थी। इसको पूर्वी चालुक्य भी बोला जाता है। इनकी राजधानी क्या थी, वेंगी थी। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी, आयना महादेवी, जिसने विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस वंश का जो था ना अंतिम सबसे या महाप्रतापी शासक कौन था, तो वो था विजयादित्य था। ठीक है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, विजयादित्य को ना क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया गया था विजयादित्य को। ठीक है, फिर पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है ना चालुक्य के समय में हुआ था। ठीक है, फिर है ना वेंगी के चालुक्य के बाद है ना फिर कौन आए थे, तो लास्ट में आए थे उसके कल्याणी के चालुक्य। पल्लव हमने पढ़े, चालुक्य में हमने सबसे पहले पढ़ा वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के बाद कौन आए थे, राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूटों के बाद वेंगी आए थे। वेंगी के बाद अब आएंगे कल्याणी। तो कल्याणी के बारे में पढ़ते हैं अब। फिर आते कल्याणी चालुक्य। ठीक है, कल्याणी चालुक्य जो थे ना वो देख लेते हैं। जो कल्याणी चालुक्य ना यहाँ पे हैं, कहाँ पे, पश्चिम जो था ना यहाँ पे थे कल्याणी चालुक्य। अब देख लेते हैं। जिन चालुक्य ने हैदरा स्थित कल्याणी को राजधानी बनाया था ना, उनको क्या कहा जाता था, कल्याणी के चालुक्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब कि वही बात है, जिन्होंने अपनी जिस चीज़ को राजधानी बनाया था उसी को क्या कहते थे, उनकी वो कहा जाता था। ठीक है, तो कल्याणी चालुक्य जो हैदराबाद तेलंगाना वाला साइड है ना, ये थोड़ा सा सरक गया है इस साइड, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे और बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद साइड है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी, किसने, कल्याणी ने। ठीक है, तो कल्याणी ने ना कल्याणी के जो इन चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, हैदराबाद में बनाई थी। ठीक है, हैदराबाद स्थित क्या कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाए थे, कल्याणी के चालुक्य कहलाए थे। इस वंश में कौन कौन से शासक हुए थे, तेलप फर्स्ट, तेलप द्वितीय, सत्याश्रय, जय सिंह द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर थर्ड और तेलप थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये वाले इतने शासक हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं तेलप सेकंड के बारे में। ठीक है, तेलप सेकंड जो था ना 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की क्या थी, इसने नींव रखी थी। ठीक है, तेलप सेकंड ने इसकी वंश की नींव रखी थी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखेंगे। जो वेंगी के जो चालुक्य है ना, जो कल्याणी के चालुक्य है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। तेलप सेकंड ने क्या की थी, इस वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर तेलप सेकंड के बाद सीधा पढ़ेंगे हम विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में। कई विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था, किसने, विक्रमादित्य षष्ठ ने। इसके समय में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ के टाइम पे। इसके समय में ना 2 दरबारी कवि थे, कौन, एक तो विज्ञानेश्वर था, एक का नाम था विल्हन। विज्ञानेश्वर ने ना तो मिताक्षरा नाम की है ना वो हिंदू विधि ग्रंथ है ना, ग्रंथ वो लिखा था। ठीक है, विल्हन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, विक्रमाचरित्र। ठीक है, तो यहाँ से है ना ये 2 ग्रंथ हमने और पढ़ लिए हैं। ठीक है, विज्ञानेश्वर की तो मिताक्षरा, विल्हन की विक्रमाचरित्र। ठीक है, फिर था जो लास्ट में कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, तेलप द्वितीय। और बाद में कल्याणी पर है ना यादवों के अधिकार के बाद चालुक्य वंश का क्या हो गया था, पतन हो गया था, खत्म हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से चालुक्य वंश। ठीक है, तो चालुक्य वंश के बारे में हमने यहाँ से पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य में था ना, जिन चालुक्यों ने ना हैदराबाद के है ना कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था, वे क्या कहलाए थे, कल्याणी के चालुक्य कहलाए थे। ठीक है, फिर देखे थे हमने शासक तेलप प्रथम, सेकंड भी। ठीक है, फिर संत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर थर्ड, तेलप सेकंड। ठीक है, इस वंश के ना जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तेलप सेकंड को माना जाता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा अंतिम शासक कौन था, तेलप ये था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था विक्रमादित्य सिक्स के बारे में। इसके दरबार में सबसे ज़्यादा कवि थे या विद्वान रहते थे इसके दरबार में। ठीक है, और इसने क्या था कि शिक्षा और साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास है ना विक्रमादित्य सिक्स के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, इसके दरबार में 2 व्यक्ति रहते थे, कवि रहते थे, जिनका क्या नाम था, विज्ञानेश्वर जिसने मिताक्षरा ने ग्रंथ लिखा था, विल्हन ने विक्रमाचरित्र लिखा था। ठीक है, जो मिताक्षरा था ना हिंदू विधि ग्रंथ है। ठीक है, इतना याद रख लेना कि बस विज्ञानेश्वर ने किसकी दी थी, मिताक्षरा की। ठीक है, रचना की थी, विल्हन ने विक्रमाचरित्र की। ठीक है, फिर हमने देखा कि बाद में जो कल्याणी है ना उन पर किसका अधिकार हो गया था, यादवों का अधिकार हो गया था, और जो चालुक्य वंश है ना पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा चालुक्य का। ठीक है, फिर आता है चोल वंश। हमने है ना जब दक्षिण भारत का पार्ट 1 पढ़ा था ना, उसमें देखा था चोल वंश का ना खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा इसका उदय होता है। ठीक है, इस बार इसका जो उदय है ना वो किसने कौन करता है, विजयालय करता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा। 3rd शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास इस साम्राज्य का क्या हो गया था, फिर से उदय हो गया था, किसका, चोल वंश का फिर से उदय हो गया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, विजयालय ने रखी थी। ठीक है, तो इस बार इसकी नींव किसने रखी थी, विजयालय ने रखी थी। अब देखते हैं इसके शासक। इसके जो शासक थे पहले थे आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट। तो यहाँ से ना जो पढ़ेंगे ना वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। राजराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, 2-3 बार करोगे ना तब हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं विजयालय के बारे में। चोल वंश का संस्थापक था, इसने तंजौर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पूछ ले विजयालय की राजधानी कौन सी थी, तंजौर थी। ठीक है, कौन सी थी, तंजौर थी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आगे। इसके बाद अब शासक कौन सा बनता है, आदित्य प्रथम बनता है। ठीक है, जो आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से देखा था हमने कि विजयालय के बाद कौन बनता है, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम बनता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परांतक प्रथम के बारे में, फिर राजराज के प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, राजाधिराज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र फिर प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 ही राजा के बारे में पढ़ेंगे, परांतक, राजराज और राजेंद्र, और विजयालय के बारे में हमने पढ़ लिया। तो परांतक प्रथम के बारे में पूछता है। तो जो परांतक प्रथम था ना, इसके काल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने वो किया था, आक्रमण किया था। मतलब कि जो चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश का जो था ना, हमने देखा था ना यहाँ पे, ये रहा, एक बार दिखा देती हूँ। जो राष्ट्रकूट का कौन सा था, जो कृष्ण तृतीय था ना, जो इस वंश का लास्ट था, हमने देखा था ना, इसने इसके दरबार में ये रहा कृष्ण तृतीय, यही चलकर है ना चोल वंश का ना जो शासक होता है ना परांतक प्रथम, उसके हम क्या कर देता है, हमला कर देता है। कौन, कृष्ण तृतीय हमला कर देता है। ठीक है, इन दोनों का जो युद्ध होता है ना, यानी चोल और राष्ट्रकूटों का जो युद्ध होता है, उसको ना तकलोम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तक्कोलम युद्ध का कहा जाता है। ठीक है, पूछ ली तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, चोल वंश के ना परांतक प्रथम में और राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में ना जो परांतक होता है ना, वो क्या हो जाता है, उसका जो पुत्र है ना वो मारा जाता है, लेकिन है ना चोल भी पूरी तरह हार जाती है। ठीक है, चोल है ना हारती तो है ही, लेकिन इनका पुत्र भी मारा जाता है, और जो राष्ट्रकूट के जो कृष्ण तृतीय होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद राजराज प्रथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन बने वो देखें। इस वंश का सबसे जो था ना शक्तिशाली शासक था कौन, राजराज प्रथम था। ठीक है, शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था राजराज प्रथम। इसके काल में चोल साम्राज्य की महानता का युग आरंभ हुआ था, यानी है ना चोल साम्राज्य है ना, अगर है ना जो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विकास किसके टाइम पे हुआ था, तो राजराज प्रथम के टाइम पे हुआ था। इसी ने ना चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित कर दिया, साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को भी पराजित किया था। इसने ना चेरों की ना 9 सेनाओं को पराजित किया था। ठीक है, और साथ ही साथ चालुक्य, पांड्य या मैसूर को भी पराजित किया था। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूमि माप पद्धति, जिसको क्या कहा जाता है, कदम की शुरुआत किसने की थी, राजराज प्रथम ने की थी। ठीक है, तो भूमि माप पद्धति जिसे क्या कहा जाता था, कदम, इसकी शुरुआत किसने की थी, राजराज प्रथम ने की थी। और तंजौर में ही हमने देखा था ना, इनकी जो राजधानी थी ना सभी की, कौन सी थी, विजयालय के जो विजयालय थे ना, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तंजौर। तो सभी शासकों की राजधानी वही तंजौर बनी थी। ठीक है, तो उस तंजौर में उसने सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। इस बृहदेश्वर मंदिर को ना राजराजेश्वर है ना, मतलब कि मतलब कि जो निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, और उसका निर्माण कब करवाया था, 1010 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, और उसको ना राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उस टाइम राजा कौन थे, सिन्हल थे। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के ना सिर्फ उत्तरी भाग पर है ना क्या किया था, कब्जा किया था। आगे चलकर ना जो राजेंद्र प्रथम आता है ना, वो पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ना सिर्फ इतना याद रखना कि ये सबसे शक्तिशाली शासक था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने क्या किया था कि जो भूमि माप पद्धति है ना, कदम, उसकी शुरुआत की थी, और क्या था, तंजौर का सबसे बृहदेश्वर जो मंदिर था ना, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर राजेंद्र प्रथम आता है उसके बाद, मतलब कि उसके बीच जो राज प्रथम है ना, उसके बाद राजाधिराज भी आता है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। फिर राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य में सर्वाधिक जो प्रसार है ना, इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी चोल साम्राज्य जो अपनी चरम सीमा पे थे ना, यानी सबसे ज़्यादा विकास किसके टाइम पर होने लग गया था, फिर राजेंद्र प्रथम के हो गया। स्टार्ट तो यहीं से हो गया था, महानता का युग तो यहीं पर स्टार्ट हो गया था, लेकिन है ना ज़्यादा विकास देखने को किसके टाइम में मिलता है, तो राजेंद्र प्रथम में। इसने चोलों की नई राजधानी गंडकोट चोलपुरम को बनाई। पहले तो है ना चोलों की राजधानी क्या थी, तंजौर थी, बाद में है ना जो उसकी चोल वंश की नई राजधानी कौन सी हुई थी, गंगेकोंड चोलपुरम थी, जो कि किसने बनाई थी, राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। ठीक है, इसके काल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया था। ठीक है, तो ना पूछ लीजिए राजेंद्र प्रथम के थे ना, किसने हमला किया था, जयसिंह ने, जो कि चालुक्य था। ठीक है, एक बार चालुक्य देख लेते हैं, जयसिंह द्वितीय के बारे में। ठीक है, ये रहा, जो वेंगी के चालुक्य थे ना, उससे संबंधित था कौन, जयसिंह द्वितीय। ये है ना आगे चलकर क्या करता है, चोल के जो राजा होते हैं ना, राजेंद्र प्रथम, उस पर क्या कर देता, हमला कर देते हैं। कौन से था, वेंगी के चालुक्य थे। ठीक है, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, राजेंद्र प्रथम और जयसिंह के बीच में जो युद्ध होता है ना, उसको मॉस्की का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, मॉस्की का युद्ध पूछ ले किसके बीच में हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम और जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, एकमात्र चोल शासक जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त की थी। मैंने बताया था उत्तरी हिस्से पर तो किसने की थी, राजराज प्रथम ने इसे किया था, मतलब कि जो श्रीलंका का जो था ना उत्तरी हिस्सा, उस पर सिर्फ विजय किसने प्राप्त की थी, राजराज प्रथम ने की थी। ठीक है, लेकिन पूरे पर अधिकार किसने कर लिया था, तो वो था एकमात्र राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, और है ना
और साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित करके वहाँ पे ना गंग कोंड चोलपुरम की क्या की थी, वहाँ पे उपाधि धारण कर ली थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो ना इसने ना श्रीलंका पे तो विजय प्राप्त की ही, लेकिन बंगाल पर भी है ना, बंगाल के उस टाइम कौन थे? पाल शासक थे, उन पे भी है ना उनको पराजित करके गंग कोंड चोल की क्या की उपाधि धारण की। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्य के बीच वैवाहिक संबंध होते हैं। ठीक है, जो वेंगी के चालुक्य थे ना, उनके और चोल के बीच में क्या होते हैं? वैवाहिक संबंध बनते हैं। और धीरे धीरे जो राजा था ना कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी का जो क्षेत्र था ना चोल साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक है, क्योंकि है ना वैवाहिक संबंध बन जाते हैं वेंगी और चालुक्य के साम्राज्यों के बीच में आपस में। ठीक है, यानी कि जो चोल थे ना शादी वगैरह कर लेते हैं वेंगी समुदाय के बेटी उससे पुत्रियों से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो उनका जो साम्राज्य होता है ना वो किस में मिलता चला गया? चोल साम्राज्य में मिलता चला गया। ठीक है, तो वेंगी का जो क्षेत्र था चोल साम्राज्य का क्या बन गया? एक अंग बन गया। दक्षिण भारत में बंगाल के शासक को हराकर गंगा नदी का पानी लेकर आया था। तो एक बार ये बस ये पूछा गया था कि है ना, ऐसा माना जाता था कि जो है ना मतलब कि बंगाल के जो शासक है ना उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, यानी वहाँ से ना एक बूंद है ना पानी भी नहीं ला सकते। ठीक है, ऐसा माना जाता था। क्यों? क्योंकि है ना जो शासक थे ना सभी है ना पहले ही डर गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम इकलौता ऐसा शासक था जो कि है ना बंगाल के शासकों को क्या था, जो पाल शासक थे ना उनको हराकर गंग कोंड चोल की ना उपाधि भी धारण की थी और क्या था, गंगा नदी का पानी भी लेके आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखते हैं चोल शासन में राजा अपने ना शासनकाल में उत्तराधिकार पहले ही घोषित कर देते थे। ठीक है, यानी पहले ही बता देते कि है ना मेरे मरने के बाद ये उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, अधिकांश जो है ना चोलकालीन जो मंदिर है ना शिव को समर्पित है। जैसे राजराज प्रथम ने जो मंदिर बनवाया था हमने देखा था तंजौर का बिदेश्वर मंदिर, वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। ये पूछ ले चोलकालीन में सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं? तो वो किसके हैं? शिव जी भगवान के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। तो ये चोल वंश का था पूरा का पूरा। अब देख लेते हैं बट थोड़ा सा रिकैप। हमने देखा चोल वंश का ना 3rd शताब्दी में क्या हो गया था, पहले पतन हो गया था, फिर दोबारा कब आए थे? 9वीं शताब्दी में आए थे। इस बार इसकी स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। इसकी जो राजधानी कौन सी थी? वो तंजौर थी, क्योंकि इसने तंजौर को जीता था और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, फिर हमने देखा था उसके बाद कौन आया था? प्रांतक प्रथम आता है। ठीक है, प्रांतक प्रथम का ना श्री कृष्ण तृतीय के साथ युद्ध होता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश का होता है। कौन? कृष्ण तृतीय। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश का ना लास्ट शासक होता है कृष्ण तृतीय। प्रांतक प्रथम और तृतीय के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कौन सा युद्ध कहते हैं? तक्कोलम का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, इसमें है ना प्रांतक प्रथम तो हारता है, ये साथ में इसका पुत्र भी मारा जाता है इस युद्ध में। ठीक है, और जो कृष्ण तृतीय था वो जीत जाता है। ठीक है, फिर बाद में आ जा है राजेंद्र प्रथम आता है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में है ना चोल साम्राज्य का है ना सबसे ज़्यादा जो वो था ना प्रसार, यानी सबसे ज़्यादा जो बढ़ा था, यानी फिर साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वो तो किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? गंगे कोंड चोलपुरम थी। हमने देखा था राजेंद्र प्रथम थी। ठीक है, तो एक बार सॉरी यहाँ से ये था पहले प्रांतक प्रथम के बाद कौन आया था? राजराज प्रथम आया था। ठीक है, राजराज प्रथम के बाद आया था राजेंद्र प्रथम आया था। ठीक है, तो सॉरी यहाँ से ही हो गया था। प्रांतक प्रथम के बाद में कौन आया था? राजराज प्रथम आया था। चोल वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक था ये राजराज प्रथम। ठीक है, शैव धर्म का क्या था? अनुयायी था। कौन? राजराज प्रथम। ठीक है, इसने ना श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किसने? राजराज ने। उस टाइम राजा कौन थे? सिन्हल थे। ठीक है, लेकिन पूरे श्रीलंका के ना पूरे हिस्से पर कब्जा किसने कर लिया था? जो आगे चलकर राजेंद्र प्रथम आता है ना उसने किया था। ठीक है, यहाँ से बस इतना ये याद रखना कि इसने ना जो भूमि मापपत्री है ना कदम उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और बिदेश्वर मंदिर तंजौर का जो बिदेश्वर मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज ने करवाया था। ठीक है, कब? 1010 में। इस राजराजेश्वर है ना इसको ना राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बिदेश्वर मंदिर को। ठीक है, इसने ना चेर की 9 सेनाओं को हराया, चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को भी इसने हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना याद रखना। और हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं आगे हीरा। फिर आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम क्या था? जो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार तो ना इसके टाइम पे हुआ था, देखने को किसके टाइम पे मिला था? राजेंद्र प्रथम। लेकिन स्टार्ट किसके टाइम पे हो गया था? राजराज प्रथम के टाइम पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसकी जो नई राजधानी, यानी अब तक राजधानी ना विजयालय प्रांत की और राजराज की कौन सी राजधानी थी? तंजौर ही थी। लेकिन है ना राजेंद्र ने क्या की थी? अपनी नई राजधानी बनाई थी। कौन सी? गंगे कोंड चोलपुरम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम और जयसिंह के बीच है ना युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें ना राजेंद्र प्रथम जीता है और जयसिंह हार जाता है। ये है ना वेंगी का चालुक्य होता है। कौन? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, इसने ना संपूर्ण श्रीलंका पे क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। ठीक है, बंगाल के पाल शासक को इसने हराया था। ठीक है, और वहाँ पे कौन सी उपाधि ली थी? गंग कोंड चोल की उपाधि ली थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और वहाँ से क्या लाया था? पानी भी लेके आया था, गंगा नदी का पानी भी लेके आया था।
ठीक है, किसको हराकर, इसको बंगाल के 5 शासकों को हराकर चोल वेंगी चालुक्य के ना वैवाहिक संबंध हुए, और वैवाहिक संबंधों के चलते हुए जो वेंगी था ना चोल साम्राज्य का एक अंग बन गया था आगे चलकर। ठीक है, फिर हमने देखा था चोल वंश के जो अधिकांश मंदिर है ना शिव भगवान को जो समर्पित है। ठीक है, यानी अधिकांश जो भी मंदिर बनाए थे जाते थे ना वो शिव भगवान के बनाए जाते थे। ठीक है, और ये है ना चोल वंश के जो लोग थे ना अपना उत्तराधिकारी है ना पहले ही नियुक्त कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा चोल वंश भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था जो दक्षिण भारत के जो राजवंश का ना पार्ट 2 था ना वो हमने पढ़ा। पहले आए थे पल्लव, पल्लव के बाद चालुक्य, चालुक्य में भी पहले वातापी के आए थे, वातापी के बाद कौन आए थे, राष्ट्रकूट। ठीक है, इनका जो सीक्वेंस है ना ये ऐसे है, राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूटों के बाद वेंगी आए, वेंगी के बाद कल्याणी के आए, कल्याणी के बाद कौन आए थे, हमारे चोल आए थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर हमने देखा मैप के जरिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ था। पहले हमने जब पार्ट 1 में पढ़ा था उसमें देखा था चोल यहाँ पे थे, चेर यहाँ पे, पांडे, चेर चोल पांडे यहाँ पे थे। चोल के ऊपर पल्लव थे, इस साइड कौन थे, वातापी के चालुक्य थे, इस साइड कल्याणी के थे। यहाँ पे कौन सी नदी बहती थी, कृष्णा नदी बहती थी। ठीक है, कृष्णा नदी के उस साइड कौन सा था, राष्ट्रकूट वंश था, और ये थे वेंगी के चालुक्य। इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है क्योंकि ये पूर्वी साइड थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनकी जो स्थापना ना मतलब कि कब कब हुई थी इनकी। ठीक है, वो देखा था। फिर हमने पल्लव वंश का पढ़ा था। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी जरूर याद रख लेना, कांची या कोंडा थी। ठीक है, पल्लव वंश की थी। इनका जो उदय था वो कब हुआ था, सातवाहन के पतन के बाद हुआ था। फिर हमने देखा था इसके संस्थापक बप्पादेव, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट हुए, फिर हमने जो मेन थे ना वही पढ़े थे। ठीक है, सिंह विष्णु के बारे में पढ़ा था। सिंह विष्णु के दरबार में ना कौन वो था, सिंह विष्णु ने ब्राह्मीर के मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था, और उसके दरबार में कौन था, भारवी थे, जिसने किरार तनुजीनियम लिखी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था महेंद्र वर्मन, इसको किसने हरा दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया था, महेंद्र सिंह वर्मन को। ठीक है, फिर इसका जो बेटा आता है ना महेंद्र सिंह का बेटा महेंद्र वर्मन का कौन, नरसिंह वर्मन, वो हराता है किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हराता है। ठीक है, हरा देता है। फिर बाद में हमने देखा था ये वाला डिटेल में देख लेने पर चाहे। ठीक है, फिर इसका जो था अपराजित वर्मन था। फिर बाद में आते हैं वातापी के चालुक्य, जो वातापी के चालुक्य थे ना जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वातापी के चालुक्य। ठीक है, फिर वातापी के चालुक्य के हमने देखा था जयसिंह का, और लास्ट कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से देखा था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा, द्वितीय कौन था, फिर उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इनको ना एक बार बस रिकैप कर लेना दोबारा। ठीक है, सारा बता दिया एक बार। ठीक है, फिर कौन आते हैं, हमारे राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के चालुक्य आते हैं। तो इसके शासक कौन कौन होते हैं। ठीक है, फिर आते राष्ट्रकूटों के बाद कौन आते हैं, वेंगी के चालुक्य आते हैं। ठीक है, वेंगी के चालुक्य हमारे सिर्फ इतना ही है। ठीक है, वेंगी के चालुक्य का टॉपिक। फिर आते हैं कल्याणी के चालुक्य आते हैं। ठीक है, वेंगी के बाद कल्याणी के चालुक्य आते हैं। इसमें हमने 2 ही व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, तैलप का और विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 2 ही बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था चोल वंश जो कि दोबारा उदय हुआ था इसका। ठीक है, तो यहाँ से जो थे ना 4 ही लोगों के बारे में पढ़ा था, प्रांतक प्रथम के बारे में, राजराज प्रथम के बारे में, राजेंद्र प्रथम के बारे में। ठीक है, तो 3 लोगों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा, और चौथा कौन सा था, हमारा विजय था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कवर। ठीक है, एक बार देख लेना। फिर सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता ना वो था हर्षवर्धन। मैंने बताया था ना त्रिपक्षीय समझौता होता, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की ना राजधानी थी कन्नौज, जो कि यूपी में पड़ती थी। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु की जब हुई थी ना तो कोई राजा नहीं बना, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। ठीक है, हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसको पाने के लिए, यानी कन्नौज की जो गद्दी है ना उसको पाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। तो त्रिपक्षीय समझौते में ना कौन कौन शामिल था ना वो देखते हैं। तो है ना इसमें ना राष्ट्रकूट, पालवंश और गुज्जर प्रतिहार। पालवंश यानी जो बंगाल के शासक ना उनको पालवंश कहा जाता था। राष्ट्रकूट जिसमें कौन था, ध्रुव प्रथम था। मैंने बताया था ना ध्रुव प्रथम कौन था, जो था ना राष्ट्रकूट वंश उसमें था ध्रुव प्रथम। ठीक है, तो इसको है ना क्या कहा जा, इसको ये है ना त्रिपक्षीय समझौते में क्या राष्ट्रकूट वंश की तरफ से था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार थे ना जो ये जीत गए थे, कौन, त्रिपक्षीय समझौता। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार इस वंश को जीत गए थे। उसके बाद है ना कन्नौज की यूपी पे किसका अधिकार हो जाता है, गुज्जर प्रतिहारों को आ जाता है। ठीक है, गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी कहा जाता था। ठीक है, बंगाल के शासकों को पाल कहा जाता था क्योंकि पाल वंश के शासक थे। ठीक है, तो बस ये यहाँ से इतना याद रख लेना। ठीक, तो ये लास्ट टॉपिक ये था। अब शॉर्ट रिवीजन और देखना हो तो वो देख लेना, दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ना जब पार्ट 1 पढ़ा था ना दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें हमने ना चेर, चोल और पांडे के बारे में पढ़ा था, तो ये उसके नोट्स हैं, तो एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था चोल के बारे में, ठीक है, चोल के बारे में इतने पढ़े थे हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लास्ट पांडव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पांडव के बाद फिर हमने दक्षिण भारत का पार्ट 2 पढ़ा था, ठीक है। पार्ट 2 में हमने पढ़े थे 5 वंश के बारे में, कौन कौन से, पल्लव, वातापी, वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश, ठीक है। वातापी वेंगी के जो चालुक्य थे ना वो आसपास थे, ठीक है। फिर हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा, पल्लव वंश के बारे में राजा ये थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ से पढ़ा सिंह विष्णु आया था, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ठीक है। फिर कौन आया था, तृतीय आया था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इनका पूरा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जो वातापी के जो चालुक्य थे ना उसके कौन कौन से राजा हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इनके जो शासक थे ना, फिर हमने इसका डिटेल में पढ़ा था। ये थे वातापी के सारे, ठीक है। इसका हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया था, ठीक है। फिर कीर्तिवर्मन लास्ट था, फिर उसने किसकी की थी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की थी, ठीक है। ये था राष्ट्रकूट वंश हमारा कंप्लीट, ठीक है। फिर आता है वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूटों के बाद कौन आता है हमारा, वेंगी के चालुक्य, ठीक है। जिसके बारे में सिर्फ इतना ही था, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वेंगी के चालुक्य, बस इतना याद रखना कि किसने स्थापना की थी है और इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। महान प्रतापी राजा कौन था और कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर वेंगी के बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य के बारे में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ये, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य के बारे में सिर्फ इतना ही था। फिर आता है चोल वंश के बारे में, ठीक है। चोल वंश का हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ा, ठीक है, दोबारा ये देखो, ठीक है। तो ये होगी हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट चैप्टर था ये दक्षिण भारत के राजवंश, ठीक है। अब हमारा कल से करेंगे हम कौन सा, जो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री है ना उसको स्टार्ट कर देंगे अब हम, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर आज का। अब हम कल करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है।